बच्चों कल हमने डिस्कस किया था हेलो एल्केन्स बनाने की विधियां, और उसका हमने एक जनरल फ्लो चार्ट आपको बना करके बताया था कि कैसे कैसे हम किन किन चीज़ों से या किस प्रकार के कंपाउंड से हम इनको बना सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एल्केन्स। किससे? एल्केन्स। क्या आप एल्केन के बारे में जानते हैं? एल्केन कौन से कंपाउंड होते हैं? एल्केन वो हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। ठीक है ना। और कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम क्या कहेंगे? एल्केन। एंड ऑल द वैलेंसीज ऑफ कार्बन इज फुलफिल्ड बाय हाइड्रोजन। कार्बन की जितनी भी वैलेंसी होती है वो सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन के द्वारा या कार्बन के द्वारा कंप्लीट होती है, जिसकी वजह से जब हम एल्केन की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने कल एक नाम भी बताया था इसको कहते हैं पैराफिन्स। क्या कहते हैं? पैराफिन्स। पैराफिन्स मतलब ये बहुत ही अनरिएक्टिव नेचर के होते हैं, बहुत ही अनरिएक्टिव नेचर के होते हैं, जल्दी से किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसीलिए एल्केन्स से बनाने के लिए जितनी भी रिएक्शंस आप पढ़ेंगे मोस्टली मुक्त मूलक विधि से करवाई जाती है। जैसे मुक्त मूलक फ्री रेडिकल मेथड से होती है। ठीक है ना। फ्री रेडिकल का नाम मैंने कहा था आपको ये पढ़ना है, याद भी करना है। फ्री रेडिकल तब बनते हैं जब बॉन्ड का डिसोसिएशन होमोलिटिक टाइप का होता है। जो मैंने बताया था बॉन्ड टूटते समय दो तरीका बताया था ना, एक तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गए तो उसको कहेंगे होमोलिटिक। ठीक है ना। और दूसरा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास चले गए तो वहां पे मैंने बताया था कार्बोकैटायन या कार्बो एनायन बन जाता है। हालांकि ये जो रिएक्शन है मुक्त मूलक विधि से होती है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। मुक्त मूलक बनाने के लिए किसी न किसी बाह्य ऊर्जा का होना आवश्यक है या फिर उत्प्रेरक का होना आवश्यक है। कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो पदार्थ होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते बट अभिक्रिया को या तो तेज कर देंगे या फिर उसको स्लो कर देंगे। ठीक है ना। उन पदार्थों को उत्प्रेरक कहा जाता है। तो जैसे अब इसकी अभिक्रिया हमने करवा दी किसके साथ? क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ, ये जो सिंबल बना रहा हूं मैं, दिस इज कॉल्ड H न्यू। क्या कहते हैं? H न्यू। यहां जो H न्यू बनाया गया ये किसको दिखाता है? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में होगी? सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। क्या होगा भाई? यहां से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन ये रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH2 और इसके साथ जुड़ जाएगा एक क्लोरीन प्लस HCl। अब हाइड्रोजन कैसे रिमूव होता है, इसका क्या ऑर्डर होता है? जैसे यहाँ तो एक सिंपल सा दोनों प्राइमरी हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन है, लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास एक प्राइमरी कार्बन हो एक सेकेंडरी कार्बन हो, तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन यहां से भी रिमूव हो सकता है, यहां से भी रिमूव हो सकता है। ठीक है ना। प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन समझ में आ गया। प्राथमिक और द्वितीयक, ये कार्बन एक ही तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक है। इसको हम कैसे लिखते हैं? 1 डिग्री।
और ये दो तरफ कार्बन से जुड़ गया तो इसको क्या कहेंगे, 2 डिग्री यानी सेकेंडरी। ठीक है ना। ऐसे अगर तीनों तरफ कार्बन से जुड़ा हो तो 3 डिग्री यानी टर्सरी बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन कैन बी रिमूव फ्रॉम प्राइमरी एज वेल एज फ्रॉम सेकेंडरी, दोनों जगह से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। तो 2 तरीके के कंपाउंड्स बन सकते हैं इसमें। फर्स्ट ये बन सकता है, ये बन सकता है। ठीक है। लेकिन जब आप इसकी परसेंटेज मेजर करेंगे तो ये बनेगा लगभग 50 to 60%, यानी ज्यादा बनेगा। ठीक है। और ये बन जाएगा 40 to 50%। रीजन क्या है, क्योंकि मुक्त मूलक में जब आपने पढ़ा तो मुक्त मूलक पढ़ाते समय मैंने बताया था कि मुक्त मूलक की का जो स्थायित्व का क्रम होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, आप पीछे पलट के देखो मत, वो समय पढ़ लेना चाहिए था। मुक्त मूलक का जो स्थायित्व का क्रम होता है, स्थायित्व का क्रम क्या था, सबसे ज्यादा टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। क्या ये मुक्त मूलक का स्थायित्व क्रम, मुक्त मूलक स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो इसीलिए अगर यहां टर्सरी कार्बन होता तो सबसे पहले हाइड्रोजन कहां से हटता, टर्सरी से। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कहां से हटता, टर्सरी से। ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन जो है ये सबसे ज्यादा कौन, टर्सरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, या इसको परसेंटेज यील्ड भी कह सकते हैं, परसेंटेज यील्ड भी कह सकते हैं। दूसरा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो है बॉन्ड एनर्जी। क्या है, बॉन्ड एनर्जी, यानी बॉन्ड बनते समय जो ऊर्जा बाहर निकल रही है सबसे ज्यादा किसमें से निकलेगी, क्लोराइड्स में से, और सबसे कम किसमें से निकलेगी, आयोडाइड्स में से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने देखी कि इसमें ये 2 प्रोडक्ट ही नहीं बनते, कई सारे प्रोडक्ट का मिक्सचर बन सकता है। ये 2 तो जो मुख्य बन रहे हैं वो है, इसके अलावा थोड़े थोड़े और भी बन सकते हैं। ठीक है ना। तो इस विधि की एक सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें हमें कई प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिल जाता है। ठीक है ना, कई उत्पादों का मिश्रण मिलता है। क्या कमी इसमें, कई उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है ना। इसीलिए क्या कहा जाता है कि ये एक अच्छी विधि नहीं, इट इज नॉट ए गुड मेथड। ठीक है, क्योंकि इसमें बनाने के बाद प्रोडक्ट्स को आपको अलग करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह करके
ठीक है, जिसको आप प्रभाजी आसवन हिंदी में बोलते हैं, उसकी सहायता से डेवलप करना पड़ता है, मतलब बहुत सारा वर्क करना पड़ता है इस मेथड से अगर बनाया जाए। ठीक है, नोट कर लिया ना। दूसरा, इस विधि से जब आप फ्लोरिनेशन करेंगे फ्लोरिनेशन करते हैं तो फ्लोरिनेशन जो है वो एक्सप्लोसिव हो जाता है। क्या होता है? एक्सप्लोसिव। ठीक है, और आयोडीनेशन मतलब आयोडीन के साथ अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो ये रिवर्सिबल हो जाता है, मतलब उत्क्रमणीय। और इसको कहेंगे विस्फोटक। ठीक है, मतलब जिस बर्तन में अभिक्रिया कराओगे उसी में वो बम पटाखे से फूटने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए क्लोरीनेशन इस मेथड से हम नहीं करते। आयोडीनेशन भी इस मेथड से करने से बचते हैं क्योंकि वो क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ रखी है 11वीं क्लास में। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों डायरेक्शन में होती हैं, और उसको ऐसे कुछ ये सिंबल आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। एक तरफ ए से बी बन रहा है और दूसरा जैसे ही बी बनता है वो भी फिर से क्या हो जाता है? ए में बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। अब इससे बचने के लिए आयोडीनेशन किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकारक विशेषता HiO3 ले लेते हैं की उपस्थिति में कराने से पश्च अभिक्रिया रुक जाती है। अधिकतम उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। अदरवाइज क्या होगा? मान लीजिए आपने आयोडीनेशन करवा दिया, ठीक है ना, तो अल्काइल हैलाइड आयोडीनेशन हमने करवाया तो एक तरफ आयोडाइड बनेगा और दूसरी तरफ वही आयोडाइड फिर से क्या हो जाएगा? एल्केन में कन्वर्ट होकर चला जाएगा। ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया को करवाने का कोई लाभ ही नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि जितना आयोडीनेशन हुआ उतना फिर से क्या हो गया? ब्रेकडाउन हो गया, टूट गया। ठीक है। दूसरा मेथड है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन्स। ठीक है, अब एल्कीन से हमारे पास दो विधियां हैं। पहला है या तो हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन करवा दें, बाई डायरेक्ट हेलोजिनेशन। ठीक है ना।
और दूसरा विद हैलोजन एसिड, दैट इज HX, HCl, HBr, HI, ठीक है ना, इनके साथ क्रिया होगा। तो पहले हम देखेंगे डायरेक्ट हैलोजिनेशन। डायरेक्ट हैलोजिनेशन क्लोरीन की उपस्थिति में या ब्रोमीन की उपस्थिति में, जहां पे CCl4 एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है, ठीक है ना, इसकी जगह आप ब्रोमीन भी ले सकते हैं। और ये आप लैब में करते होंगे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, 11th क्लास में आपने किया होगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है ना। क्या पता लगाते हैं, किसी भी कंपाउंड में पाई बॉन्ड की उपस्थिति है या नहीं है, ठीक है ना। अनसैचुरेशन ऑफ कंपाउंड्स चेक करने के लिए मेथड यूज होता है, ठीक। क्या बनेगा बच्चों इसकी, देखो ये जैसे मैं लिख रहा हूं, कोशिश करेंगे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। यानी यहां जो एडिशन हो रहा है वो कैसे होता है, एंटी प्लेनर होता है। एंटी प्लेनर का मतलब कि एक क्लोरीन या एक ब्रोमीन एक प्लेन में जुड़ेगा और दूसरा क्लोरीन या ब्रोमीन उससे अपोजिट प्लेन में जुड़ेगा, ठीक है। यानी दोनों क्लोरीन जो जुड़े वो एक दूसरे के अपोजिट, या दोनों ब्रोमीन जो जुड़ेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। लेकिन एक समस्या है, समस्या क्या है, अगर मान लीजिए कि कंपाउंड में एलाइलिक हाइड्रोजन, एलाइलिक कार्बन प्रेजेंट है। एलाइलिक कार्बन कितने बच्चों को याद है, एलाइल और बेंजाइल दो पोजीशन बताई थी मैंने, कहा था बहुत परेशान करेगी आपको। डबल बॉन्ड से अगला कार्बन, डबल बॉन्ड से एलाइलिक होता है, और बेंजीन रिंग से अगला कार्बन बेंजाइलिक। डबल बॉन्ड से अगला कार्बन एलाइलिक और बेंजीन रिंग से अगला कार्बन बेंजाइलिक। अगर एलाइलिक कार्बन क्या है, प्रेजेंट है, और टेम्परेचर आप थोड़ा सा हाई कर दें, और सबसे ज्यादा यही रिएक्शन बोर्ड में पूछी जाती है। और बच्चे इसको अक्सर गलत करके आते हैं, क्योंकि वो एक ही चीज याद करके गए होते हैं, क्या, पाई बॉन्ड तोड़ना है, दोनों क्लोरीन कार्बन के साथ क्लोरीन क्लोरीन जोड़ देना है, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यहाँ कोई टेम्परेचर दे दिया गया है और साथ में डबल बॉन्ड से कोई अगला कार्बन प्रेजेंट है और उस पर हाइड्रोजन है, यानी उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, ये टूटेगा नहीं। जबकि ये जो क्लोरीन है ये अब भी मुक्त मूलक विधि से अभिक्रिया होगी, और ये क्लोरीन अब इस वाले कार्बन के साथ, यानी
एलाइलिक कार्बन के साथ अभिक्रिया देना शुरू करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा एलाइलिक और बेंजाइलिक मुक्त मूलक की का जो स्थायित्व है वो टर्सरी से भी ज्यादा लिखवा रखा है। जहां मुक्त मूलक का स्थायित्व लिखवाया है वहां देखिए सबसे पहले बेंजाइलिक, एलाइलिक, फिर उसके बाद टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ठीक है, इस तरीके से कुछ अभिक्रिया हो। इस मेथड से मुक्त मूलक विधि से। ठीक है, हाँ, इसके बाद अगर मान लीजिए एलाइलिक है और फिर उसमें भी आपको चॉइस मिलती है, एक सेकेंडरी है, एक टर्सरी है। ठीक है, जैसे आपके एनसीईआरटी में एक रिएक्शन दी गई है, अब यहां पे देखिए दो एलाइलिक कार्बन है, ये वाला भी एलाइलिक है, और भाई डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसी को क्या कह देते हैं, एलाइलिक कार्बन। ये वाला भी एलाइल है और ये वाला भी एलाइल है, दोनों एलाइल है ना। अब अगर हम रिएक्शन करवाएं ब्रोमीन के साथ तो क्या होगा, कहां पे ब्रोमीन जुड़ेगा, कौन से एलाइल कार्बन पे रिएक्शन होगी, तो इस वाले पे होगी, इस वाले पे नहीं होगी। तो ये तो था डायरेक्ट हैलोजिनेशन मेथड, ठीक है ना, सीधे हैलोजन के साथ अभिक्रिया करवाई जा सकती है इसमें, और उस समय ये प्रोडक्ट। अच्छा, एलाइल कार्बन के लिए एक एलाइल एक्सपर्ट रिएजेंट भी होता है। NBS की सहायता से भी किया जा सकता है। अब ये NBS क्या है, NBS है N ब्रोमो सक्सिनामाइड, N-ब्रोमो सक्सिनामाइड। ये जो कंपाउंड है ये स्पेशली एलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए, NBS N-ब्रोमोसक्सिनामाइड ये स्पेशली किसके लिए होता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कई बार अगर आपसे मान लीजिए रिएक्शन दे दी जाए, ऐसे लिखेगा, आप यहां पे लिख देगा NBS, क्या लिखेगा, NBS। तो ये याद रखना है, ये अंडरस्टूड है कि ये N-ब्रोमोसक्सिनामाइड है, जो हमेशा कहाँ रिएक्शन करेगा, एलाइलिक कार्बन, या अगर बेंजाइलिक है तो बेंजाइल कार्बन। इस तरीके से, ठीक है।
प्लस H। आगे चले। दूसरा मेथड है वाई हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड यानी हैलोजन अम्लों के साथ, हैलोजन अम्लों के साथ बहुत ही इजी सी रिएक्शन है, ठीक है ना। अगर तो हैलोजन अम्लों के साथ हैलोजन अम्ल कौन कौन से थे बेटा? HI, यही मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर भी दे रहा हूं, HI, HBr, HCl और H। इसमें सबसे ज्यादा परेशान करेगा आपको HBr, ठीक है। तो मैं HBr के साथ ही अभिक्रिया करवा रहा हूं। अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन है सिमेट्रिकल एल्कीन है तब तो बहुत आसान होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन है, दोनों कार्बन इन्होंने पाई बॉन्ड बना रखा है, ठीक है ना। सबसे पहले जो पाई बॉन्ड जो अटैक होता है वो पाई बॉन्ड पे ही होता है, ठीक है ना। क्यों होता है ये स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि जो पाई बॉन्ड होता है ये लूज होता है, इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री रहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? और यहाँ पे आप देखिए H पे कैसा चार्ज होगा? Br पे कैसा चार्ज होगा? अपोजिट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो एक चीज और ध्यान रखना कि कोई भी कंपाउंड यानी कोई भी एटम, चाहे कार्बन हो या कोई भी अदर एटम हो, अगर उसे बॉन्ड बनाने के लिए कहा जाए, जैसे अगर आपको एक दोस्त बनाना है तो कैसा दोस्त बनाओगे? जो आपके साथ पूरी जिंदगी साथ रहे या जो रोज बदलता रहे? यानी जो ज्यादा मजबूती के साथ जुड़े वही आप पसंद करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब दो तरीके के बॉन्ड हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ज्यादा स्टेबल कौन होता है? सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड तो मजबूरी में बनाया जाता है जब वैलेंसी पूरी ना हो किसी चीज से। कार्बन जब भी पाई बॉन्ड बनाता है तो मजबूरी में बनाता है, ठीक है ना। तो आप क्या याद करेंगे? एक आपने एक प्रोवर्ब टाइप का सुना होगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। नहीं, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं, मजबूरी का नाम पाई बॉन्ड, मजबूरी का नाम पाई बॉन्ड। जब कार्बन की वैलेंसी सिग्मा से पूरी नहीं हो पाती तो वो मजबूरी में क्या बनाता है? पाई बॉन्ड। और जब उसको कहीं पे सिग्मा बॉन्ड बनाने वाली चीज दिखाई देती है तो वो तुरंत अपने आप को प्रिपेयर करता है, क्या करने के लिए? सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। तो जैसे ही ये H पॉजिटिव इस यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन देखेगा यानी नेगेटिव चार्ज देखेगा तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और जब इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा,